हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ। सर्व स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट में पूछे गए फिजिक्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिकों पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको डिस्कस करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में ग्रेविटेशन से कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज उनसे कुछ क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको किस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ये उसी की सीरीज की पहली लेक्चर क्लास है, जहां पर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहां पर क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप इसका करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। यहां पर क्वेश्चन पूछा है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी डिपेंड अपॉन डी। हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है कैपिटल जी, ये किस किस पे डिपेंड करता है? क्या ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है? क्या ये हीट कांस्टेंट ऑफ द टू बॉडीज पे डिपेंड करता है? क्या ये एक्सलेशन ऑफ द टू बॉडीज पे डिपेंड करता है, या फिर किसी पर भी डिपेंड नहीं करता? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इन सब में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। द करेक्ट आंसर इज ऑन संडी, नन ऑफ द अबव। तो हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ये जी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप सब कुछ कर पा रहे होंगे। जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसका एसआई यूनिट एक्चुअली में हम निकालते कैसे वो भी देख लीजिए। हम इसका इस्तेमाल करते हैं फोर्स को निकालने के लिए, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2। और यहीं पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो हमारा कांस्टेंट जी आता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। ये फॉर्मूला आपको फोर्स का मालूम है, इसी से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 इक्वल टू कैपिटल जी। और इसी से हमको ऐसा यूनिट भी मिल जाएगा जो कि फोर्स का होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास के जी स्क्वायर। तो ये कुछ वैल्यूज आपको जी से रिलेटेड याद रखनी है। ये चीज हमेशा ही कांस्टेंट होती है। इसको आप कहीं पर भी चले जाइए, मून पे चले जाइए, अर्थ के डेप्थ में चले जाइए, हाइट पर चले जाइए, किसी भी प्लैनेट पे चले जाइए, आपको जी की वैल्यू कांस्टेंट ही देखने को मिलेगी, और जिसकी ये वैल्यू एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। Gravitation force between two masses at distance d apart is 6 Newton. If these masses are taken to moon and kept at the same separation, then the force between them will become. तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो पार्टिकल्स लिए गए हैं, उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो 6 न्यूटन लग रहा है। अगर यही चीज सारा का सारा उठाकर मून पर लेके चले जाएं और वहां पर हमको फोर्स पूछा जा रहा है, उसी सेपरेशन के साथ रखा जाए, यानी डिस्टेंस को चेंज नहीं किया जाए, सिर्फ जगह चेंज की जा रही है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि मून का ग्रेविटेशन जो है मून पर, वो अर्थ से 1/6 टाइम्स है। यानी अर्थ जी ऑफ मून इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ का 6 टाइम्स। यहाँ 9.8 होता है, उसको डिवाइड कर दिए 6 से, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको मून का जी का वैल्यू ऑन द सरफेस। बट यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स की बात कर रहा है। यानी कि जो दो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को 6 न्यूटन से अगर खींच रहे हैं, तो वो फिर कहीं पर भी आप रखिए, इनका मास तो वेरी नहीं कर रहा ना, इनका मास तो वेरी नहीं कर रहा, और इनकी डिस्टेंस भी वेरी जब नहीं कर रही, तो ये जब दोनों सेम है तो फिर इसका फोर्स भी सेम ही होगा। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 6 न्यूटन। यहां पर ये कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सा बेसिक फंडा है। अगर आपका वो क्लियर नहीं है तो आप शायद यहाँ पे 1/6 न्यूटन
या फिर 6 का स्क्वायर, कुछ भी आप गलत कर सकते थे। बट यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट था कि दो पार्टिकल के बीच में अगर मास चेंज नहीं है, डिस्टेंस चेंज नहीं है, तो फिर उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो भी था पहले वही बाद में भी रहेगा। ठीक है, इस बात से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बस इस रिलेटेड थी तो मैंने आपको बता दी, बट यहाँ पर ये चीज नहीं लग रही है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ये हालांकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया अगर 7th 8th क्लास के भी बच्चे को तो वो भी बता देगा कि जो टाइड आते हैं, टाइडल वेव्स जो आपको देखने को मिलते हैं, वो किस वजह से मिलते हैं। तो वो ऑब्वियसली हमारे मून की वजह से मिलती है। अर्थ के चारों तरफ हमारा मून रोटेट कर रहा है, और क्योंकि सरफेस जो है पानी का, हमारे चारों तरफ जो पानी है अर्थ पे लगभग, वो चीज क्या हो रही है, जहां पर मून है वहां पर अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो वहां पर एक्चुअली में ज्यादा पानी बढ़ जाता है, और जैसे ही मून आगे की तरफ बढ़ता है पानी भी उधर बढ़ जाता है। तो जहां पर कम हो जाता है पानी और यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इन दोनों के बीच में कोई तो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही है, वो है ग्रेविटेशनल के अट्रैक्शन फोर्स, और वो किसकी वजह से है, तो मून की वजह से है। तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ के वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, टाइडल वेव्स देखने को मिलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि इसका आंसर आपको, मुझे मालूम है आपको पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। ग्रेविटेशन इज द फिनोमिनन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, ये ग्रेविटेशन जो है, क्या ये किन दो के बीच का अट्रैक्शन है, किन दोनों के बीच से, पॉइंट मासेस ओनली, एनी शेप, आर्बिट्री शेप, कोई भी शेप का दो ऑब्जेक्ट हो उन दोनों के बीच का, या फिर प्लैनेट्स ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स दो पार्टिकल के बीच में जो लगते हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट होने चाहिए, या फिर कोई भी शेप के होने चाहिए, या प्लैनेट्स होने चाहिए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको बात बता दूं, ये पेन जो है और इसका बगल में कुछ भी रख दीजिए आप, वो दोनों के बीच में भी ग्रेविटी फील्ड लग रही होगी। तो इसका जरूरी नहीं है पॉइंट शेप हो, जरूरी नहीं है कि प्लैनेट्स के बीच में ही हो, कोई भी शेप हो उसके ऊपर हमको ग्रेविटी देखने को मिलेगी। तो आंसर विल बी एनी शेप, एनी आर्बिट्री शेप का हमारे पास मासेस होना चाहिए उसमें, बस वो मास अगर उसमें है तो ग्रेविटी वहां पर फोर्स एक्ट करेगी। क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि पॉइंट मास, इसलिए हमको लगता है कि आंसर पॉइंट मास होगा, बट इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। तो आपको इसका आंसर पता चल गया हो गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम अर्थ टू मून एंड बैक, हम लोग अर्थ से मून पे गए और वापस आ गए। तो इस जर्नी के दौरान हमको कहां पर ज्यादा फ्यूल खर्चा होगा, समझिए इस बात को। यहां पर अर्थ है, अर्थ से हम लोग मून पर जा रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। तो कहां पर आपको फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हुआ होगा, फ्यूल कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम, कहां हुआ है। तो यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन रिटर्निंग जर्नी, रिटर्निंग जर्नी में अर्थ के अगेंस्ट, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। यहां पे देखिए अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी, ऑनवर्ड जर्नी का मतलब क्या है, यहां से जब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ मून वाइल रीचिंग द मून, जब हम मून पर जा रहे हैं तब, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है कि अर्थ का ग्रेविटेशन 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका 1/6 टाइम ऑफ 9.8 हो जाएगा मून पर। तो यहां से जब आप उड़ान भरेंगे तो उस समय आपको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, और इस दौरान ही सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा।
तो इसी वजह से अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑनवर्ड जर्नी इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ रहे हैं? जैसे चंद्रयान गया हमारा, तो उसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाना पड़ा। अगर चंद्रयान को वापस आना होता तो उसको बहुत ही कम फ्यूल लगेगा, क्योंकि वहां पर उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, थ्रस्ट अप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल भी कैसे कैसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज ही सॉल्व करेंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड, द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स विल बी। अगर दो मासेस के बीच का अगर हमने क्या किया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड, पहले ये मास था, ठीक है, m1 m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था d। अब क्या किया गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डबल कर दिया गया। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो पहले लग रहा था और जो अब लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, हमको फॉर्मूला तो पता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे सब कुछ सेम है, मास भी वही है, बस जो 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके वजह से हमको देखने को मिलेगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर, जहां पर हम 1/4 को अगर बाहर ले लें तो हमको बाकी f ही देखने को मिलेगा, जो कि पहले था f इक्वल टू जो ब्रैकेट में था, बस वही बचा हुआ रहेगा अब हमारे पास, अगर हमने 1/4 को बाहर ले लिया तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं एफ डैश जो है ये 1/4 हो गया है, क्वार्टर से डिक्रीज हो चुका है। तो इट्स डबल नहीं, बिकम्स 4 टाइम्स नहीं, ये भी नहीं, 4 टाइम्स नहीं हुआ, इट रिड्यूस टू हाफ नहीं, इट रिड्यूस टू क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4, इट रिड्यूस्ड। पहली बात तो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटेशन डिक्रीज होता है, तो रिडक्शन होगा कितने से? 1/4 से। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको हालांकि कैसे टाइप के मिल रहे हैं, देखने में लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्या, बट इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। बट आपको अगर पता है सारा कॉन्सेप्ट तो आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा बात है। डबल किया गया तो 2 का स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज देखने को मिलेगा, ट्रिपल किया गया तो हमको क्या मिलेगा? 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 टाइम्स, 4 टाइम्स किया तो 1/16 टाइम्स। तो ये सब चीजें आपको अगर अच्छे से आइडिया लग चुकी है तो इस सब का आंसर आप तुरंत चुटकी बजाकर दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आप पॉज कीजिए और देखिए कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए पूछा क्या जा रहा है, if the distance between the center of earth and moon is d and the mass of earth is 81 times 10 of moon, जो कि ऑब्वियसली इतना ही है, at what distance from the earth center gravitation field will be zero। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर ये बहुत तरह से पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर हमारा अर्थ है और यहाँ कहीं है मून, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है मून छोटा है अर्थ से, और छोटा है कितना है? 81 टाइम्स। तो अगर मास ऑफ अर्थ 81 m है तो मून का क्या हो जाएगा? मास m हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सेंटर टू सेंटर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द मून इज d, वो d ले लिया गया है, ठीक है। और मास के बारे में मैंने आपको बता दिया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ से कितनी दूर? मान लेते सपोज यहां पर कोई एक मास रखा गया है 1 किलो का, ठीक है, ये कितनी दूर रखा जाए अर्थ से ताकि हमको इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको अर्थ भी खींच रही होगी और मून भी खींच रहा होगा। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को बराबर खींचे तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा।
ये वही बात कर रहा है, जो फोर्स होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए, यानी फोर्स जो है या बैलेंस्ड हो जाना चाहिए और इसके वजह से 0 हो जाएगी। ठीक है, इधर से भी खींचेगी इसको और इधर से भी खींचे। इधर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा थोड़ा इसका बताइएगा। अगर ये x है, ये डिस्टेंस x है, ये d है, तो ये d माइनस एक्स ले लेंगे हम लोग। क्लियर इतना सब बात। अब आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? ऑब्वियसली ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। यहां किसके किसके बीच में? अर्थ एंड मास के बीच में। अर्थ से मास जो रखा गया है 1 किलो का, एज्यूम कर रहे हैं 1 केजी का है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा जो है मून एंड मास 1 केजी वाला। ठीक है, ये है। इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? अगर इसको मैं एफ ई और उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास को पी बोल रहा हूं, तो और ये एफ एम पी, ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। समझ पा रहे हैं आप बात को? ये फोर्स, इसको इधर खींचने वाला फोर्स और इधर खींचने वाला फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो यहां पर 0 देखने को मिलेगा। यही चीज आपको करना है। यहां पर देखिए, ये फोर्स निकालना है आपको। क्या होगा? F इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहले तो हमारा कांस्टेंट G और प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस क्या हो जाएगा? 81 m, और उसका 1 किलो है तो 1 किलो। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं पुट कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमने माना है x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? ये वाला फोर्स होगा G मास ऑफ मून जो कि m है, और 1 kg जो कि इस ऑब्जेक्ट का मास है, इन दोनों का प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होने चाहिए, तो हम इक्वेट कर लेंगे इन दोनों को, और इक्वेट करने के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? G 81 m, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर G m, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कुछ नहीं होगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज दिया। ठीक है, और G G m m कैंसिल हो गया, इसको इधर भेजा, न्यूमरेटर में चला गया, d माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर 81 इधर आ जाएगा, 1/81, और ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो ये रूट में चला जाएगा, और ये स्क्वायर यहां से मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपको हालांकि समझ में आ गया होगा क्या क्या हमने किया। और यहां पर अब हमको आंसर 1/9 देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। यहां पर 9 इंटू डी, 9d माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू यहां से हटा देते हैं, और ये इक्वेशन आपका यहां आ चुके हैं। अब ये 9d माइनस 9x इक्वल टू एक्स, और ये 9 उधर गया तो 10x बन गया, 9d इक्वल टू 10x, और x इक्वल टू 9d/10। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका? तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 9d/10 के बराबर। तभी जाकर हम उस जगह पर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है पॉसिबल हो पाएगी, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो पाएगा। इस इक्वेशन को आप फिर से सॉल्व कीजिएगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हालांकि एक और सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहां पर भी लगभग लगभग वही चीज पूछा हुआ है। यहां पर डायग्राम भी दिया हुआ है आपका, ताकि आपको और इजी हो जाए। इस क्वेश्चन को मैं गेस करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे मेरे सॉल्व करने से पहले। इसको पॉज करके पढ़ के खुद ही ट्राई करने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आता है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया।
2 पॉइंट मासेस जिसका m और 4m मास है, इसको सेपरेट किया गया है d डिस्टेंस से एक लाइन पर, और तीसरा मास m नॉट कहीं रखाने वाले हैं हम लोग, कहीं किसी जगह पर m नॉट को रखने वाले हैं हम लोग, और इसको ऐसे जगह प्लेस किया जाए ताकि जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स है वो जीरो हो जाए। ठीक है, वो जीरो हो जाए। तो यहां से उसको फिर से आप x मान लीजिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपने आप ही d माइनस एक्स। अब हमको सिर्फ करना क्या है, यहाँ का फोर्स निकालना है, यहाँ का फोर्स निकालना है, उन दोनों को इक्वल कर देना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जब हमने फोर्स निकाला इसके और इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, एम नॉट एंड एम के बीच में F इक्वल टू जी एम नॉट एम इंटू एम नॉट। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि है एक्स स्क्वायर का, इसका स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। ये फोर्स हो गया, और इन दोनों के बीच का क्या फोर्स हो जाएगा, इन दोनों के बीच का हो जाएगा जी एम 4m एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर जो मास है वो 4m है, एंड एम नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशन, और ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी जाकर ऐसा हो सकता है कि हमको जीरो मिल जाए। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। चलिए, जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी 4m एम नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी एम एम नॉट कैंसिल हो गया, और ये ऊपर चला गया, d माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और ये 4 का रूट अंडर दैट इज 2। ठीक है, आप समझ पा रहे हो क्या क्या किया मैंने, इसको ऊपर भेजा, ये स्क्वायर दोनों को कॉमन लेके स्क्वायर इधर भेज दिया, रूट अंडर हो गया, और ये आ गया हमारा 2। अब चलिए इसको कर लेंगे d माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ये x उधर चला गया 2x, एंड x इधर चला गया तो 3x, ये x उधर चला गया प्लस हो जाएगा 3x, तो d इक्वल टू हमारा यहां से आप देख सकते हैं 3x हो चुका है, तो x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू हमें मिलेगा d बाई 3। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप देखें कैसे सॉल्व किया हमने। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले न्यूमेरिकल पर, देखते हैं यहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू स्टोन्स ऑफ मास 1 kg each separated by a distance of 1 मीटर इन वैक्यूम। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला और वैल्यूज पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन तो मुझे यही लग रहा है अब तक का। ठीक है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पर g का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 पुट कर दिया। मास 1 स्टोन ऑफ मास 1 kg ईच, यानी सब कुछ 1 kg का है तो 1 इंटू 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। बस यही आपको ऑप्शन में देखना है और मार देना है। 6.675 होता है वैल्यू। ठीक है, हम 6.67 लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर आपका दिख रहा है साफ साफ, यही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या करना है हमें। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज 534। यहाँ पर आपको फोर्स दे दिया है जो कि है 534 न्यूटन का। इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दे रखा है आपको इतने मीटर में, और एक बॉडी का मास भी दे रखा है 4 इंटू 10 टू पावर 24 kg के रूप में। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है दूसरा मास क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस भी दे रखा है, आपको एक का मास भी दे रखा है, और दूसरे का मास आपको पता करना है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो भी आपको पता है। तो यहाँ पर आपका फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा आपको लगाना है, जो कि जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर होता है,
यहाँ पे जो जो चीज गिवन है हम लिख देंगे। फोर्स का वैल्यू 534 हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो जी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये भी हमको पता है, लिख देंगे, इंटू एक का मास जो कि है 4 इंटू 10⁻24, ये लिख देंगे, और दूसरा हमको नहीं पता तो m2 के रूप में लिख दिया। और डिस्टेंस हमको ये भी पता है 2 इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर। ये आपको जैसे ही पुट कर दिया आपने, अब इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, आराम से ये आप m2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 534 है, इसको एज इट इज इधर ही रहने दीजिए, और ये 6.67 के बाद हम 4 को ले लेते हैं, ठीक है, और 10⁻⁻11 और 10⁻24, तो ये 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 13, 10⁻13, ठीक है, और इंटू m2, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻12 का 2 24, 10⁻24। अब ये 24 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो और ये 4 ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक, और ये डेसिमल हटाकर 2 लड्डू और नीचे बढ़ा देते हैं, तो 24 विल बिकम 25 26, ठीक है, 2 डेसिमल नीचे आ गया 26। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 6.67 का सब पॉइंट हटा लिए हम लोग, ठीक है, ये 667 हो जाएगा, और डिवाइड इंटू 10⁻13 माइनस 26, ठीक है, माइनस में आंसर आएगा हमारा और आएगा 13, ठीक है, 13 माइनस 26, 26 आ गया 13, और इंटू m2 है, ठीक है, इंटू m2 अभी भी है, और यहाँ पर है 534। अब हमको क्लियरली आ चुका है हमारा m2, अगर हमको फाइंड आउट करना है इस टर्म को हमको यहाँ डिवीजन में लगाना होगा, जो कि हो जाएगा 534 डिवाइडेड बाय आपका 667 इंटू 10⁻13, माइनस 13 को हम ऊपर ले लेते हैं, 10⁻13 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है ऑब्वियसली लग रही है ऊपर वाली नंबर छोटी है नीचे बड़ा है, तो ये जो आंसर होगा 1 से छोटा होगा, और इंटू 10⁻13, और मास है इसलिए आंसर केजी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 10⁻13 एक ही ऑप्शन में है और 1 से छोटा भी है। हालांकि यहाँ पर कंफ्यूज भी हो रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा, लगभग लगभग ये वैल्यू 0.8 के आसपास आएगी, और आपको आंसर केजी में पता चल जाएगा। सो आंसर विल बी दिस। हालांकि ये सिंप्लीफाइड करने का क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला पता है, सिंपली पुट कीजिए, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, आंसर भी आपको आ जाएगा केजी में।